यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो नवंबर 2020 के एग्जाम चल रहे हैं, आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे और मैं बता दूं इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बस कुछ दिन और मेहनत करनी है, जोरदार मेहनत कर लो और फटाफट है वो क्रैक कर जाओ इस एग्जाम को। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अपना डीटी का जो पेपर है, पेपर नंबर 7, उसको कैसे रिवाइज करना है 1.5 डेज में। क्योंकि आपके पास में 1.5 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप कैसे रिवाइज करोगे इस पेपर को, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2 दिसंबर 2020 को जिस दिन आप अपना इलेक्टिव पेपर देके आए होंगे या फिर ओल्ड सिलेबस वाले हैं तो वो इसका का पेपर देके आए होंगे, तो उस दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझने की कोशिश करना। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप एक काम करो, उस दिन छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर दो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें से भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक है वो कर लो और आपको अच्छे लगते हैं वो वाले टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस दिन एक काम करो, जिस दिन आप इलेक्टिव पेपर नंबर 6 देके आए हो, उस दिन आप एक काम करो, सबसे पहले आप कैपिटल गेन को उठा दो। और जो कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन में क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। तो कैपिटल गेन में जो आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं, एक तो ऑब्वियसली सेक्शन 50C है जो हर बार कहीं ना कहीं आई जाती है और उसमें वो 5% का टॉलरेंस बैंड वाला वो चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ में आपको इस बार सेक्शन 54 भी ढंग से पढ़ के जाना है, बिकॉज 54 में वो अमेंडमेंट है कि 2 हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। अगर आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वो वाला चीज है, वो आप ध्यान रखोगे। उसके साथ में यहां पे आपको 54GB वाली सेक्शन है उस पे ध्यान देना है, सेक्शन 112A पे ध्यान देना है, और उसके साथ में आपको स्लम सेल वाली जो सेक्शन है, वो स्लम सेल वाली सेक्शन 50B होती है, उस पे आपको ध्यान देना है। तो यहां पे ये वाली सेक्शन है जो ज्यादा आपको ढंग से करके जाना है इन द कैपिटल गेन। उसके बाद में जैसे ही कैपिटल गेन हो जाता है, फटाफट आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। कैपिटल गेन चाहिए तो आप सीधा रिवीजन लेक्चर से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन लेक्चर देख के और कुछ क्वेश्चंस कर लो, ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको जो जो सेक्शंस मार्क करवाई है, उन सेक्शंस के आप क्वेश्चंस है वो आप ढंग से देख के जाओगे। उसके बाद में सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आ जाओ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑब्वियसली आपको 56(2)(10) वाला जो है, उसको आपको जो गिफ्ट पे टैक्स लगता है या लोअर कंसिडरेशन से जो आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, 5% का टॉलरेंस बैंड एंड ऑल, वो आप करोगे। और इसके साथ में ही मैंने आपको 43CA दे रखा है जो पीजीबीपी का सेक्शन है, बट मैंने IFOS में दे रखा है, तो ये वाला सेक्शन है वो आप ढंग से साथ में करोगे। उसके बाद में तीसरा आप एक काम करो, फटाफट डिविडेंड कर लो करके, ठीक है। जो डिविडेंड वाला टॉपिक है, एंड डिम डिविडेंड वाला टॉपिक है, उसके बाद में लिक्विडेशन है, उसके बाद में बायबैक है, एंड उसके बाद में तुम्हारा लिक्विडेशन है, बायबैक है, और आपका जो बोनस स्ट्रिपिंग एंड डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन है वो फटाफट आप कर लो। इसमें मेरे को इस बार ये लगता है कि बायबैक के जो रूल्स है उससे आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है। जो बायबैक के रूल्स है वो बायबैक के रूल से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बायबैक में आपको पता है कि जब भी कंपनी बायबैक करती है, डोमेस्टिक कंपनी, तो वहां पे सेक्शन 115QA लगती है, और QA में आपको पता है जो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस पे डिफरेंस पे टैक्स लगता है, और जब डिफरेंस पे जो टैक्स लगता है 20% प्लस 12% प्लस 4% की रेट से, वहां पे इशू प्राइस कैसे निकालते हैं उसके कुछ रूल्स है। और इशू प्राइस कैसे निकालते हैं उसके कुछ रूल्स है कि अगर अमलगमेशन के केस में अगर कंपनी से नई कंपनी से शेयर मिला, उसका इशू प्राइस क्या, बोनस शेयर का इशू प्राइस क्या, एंड ऑल दैट थिंग। तो वो रूल्स है, थोड़े ढंग से इस बार पढ़ के जाना, मुझे लगता है उसमें से क्वेश्चन है या फिर MCQ है वो आपको निकाल के मिल सकता है यहां से। उसके बाद में आप एक काम करोगे, चौथे नंबर पे आप सीधा ले लोगे DTAA, क्योंकि ये भी आपका एक इजी टॉपिक रहता है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये 2 टॉपिक है वो आपको फटाफट उसी दिन करने हैं। ये 2 टॉपिक है वो आपको फटाफट उसी दिन करने हैं। कौन कौन से? DTAA और अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में जो रेवेन्यू मेंबर कौन होता है, तो रेवेन्यू मेंबर तो ऑब्वियसली CBDT का मेंबर है या CBEC का मेंबर है, वो रेवेन्यू मेंबर होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी इनकम टैक्स का केस आता है, अगर इनकम टैक्स का केस होता है तो उसमें क्या होता है, ओनली CBDT का मेंबर ही रहेगा। रेवेन्यू मेंबर जो बेंच बनेगी उसमें रेवेन्यू मेंबर है वो CBDT का मेंबर ही रहेगा व्हेनेवर देयर इज अ इनकम टैक्स का केस। ऐसा एक MCQ था करके आपके कहां पे, मॉक टेस्ट पेपर में। तो आपने क्या किया, कैपिटल गेन, IFOS, डिविडेंड, DTAA, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब एक बात समझना, मैं यहां पे एक और टॉपिक लिख रहा हूं, बट ये टॉपिक आप या तो उस दिन कर पाते हो तो ठीक है, सेकंड को नहीं तो आप एक काम करना कि थर्ड को, जिस दिन आपका मॉर्निंग में उठोगे, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले वही कर लेना करके, ठीक है। बिकॉज वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इस बार कवर करेगा आपके एग्जाम में, 7-8 मार्क उससे आपको मिलने वाले हैं। और वो टॉपिक का नाम है आपका TDS और TCS।
टीडीएस और टीसीएस है वो आपको उस दिन या तो उस दिन कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ने के शौकीन होते हैं तो रात को पढ़ सकते हो, तो टीडीएस टीसीएस उसी दिन निपटा लो और बेटर रहेगा। अगर आप डायरेक्ट रिवीजन लेक्चर सुन के भी वो कर लोगे और कुछ क्वेश्चंस देख लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस टॉपिक में जो है, क्यों ये टॉपिक मेरे को लगता है ज्यादा इस बार आएगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स है बहुत सारी सेक्शन में। आप देखोगे यहां पे आपका 194A वाला जो था उसमें लिमिट चेंज हुई है करके, 194A जो इंटरेस्ट का लिमिट था उसमें वो 40,000 50,000 जो है वो लिमिट्स है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में आपको 194IA करके जो सेक्शन है उसमें ध्यान रखना है, वो एक अमेंडमेंट था। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 194M करके एक नई सेक्शन आई है, 194N करके एक नई सेक्शन आई है। तो ये जो सेक्शंस है ना, इन सेक्शंस का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 194I का जो है वो लिमिट चेंज हो गया था रेंट वाला। तो बेटा ये जो चीजें हैं, ये जो सेक्शंस में आपको जो यहां पे नोट करवाई है मैंने, 194A 194IA 194M 194N करके, ठीक है, और 194I, इन सेक्शंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और इनको ढंग से आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ में एक और चीज ध्यान रखना, उसमें भी अमेंडमेंट था 194DA करके, जो इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो मैच्योरिटी सम में पहले क्या होता था कि जो मैच्योरिटी सम होता था उस पे 1% टीडीएस कटता है, लेकिन वो एक अमेंडमेंट है करके 1 सितंबर से, और उसमें क्या हुआ कि भैया जो टीडीएस कटेगा वो मैच्योरिटी सम पे नहीं कटेगा, जो इनकम पोर्शन रहेगा उसी पे कटेगा। तो वो चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। ये आपको कौन से दिन की मैंने प्लानिंग बता दी, 2 दिसंबर की, जिस दिन आप इलेक्टिव या पेपर नंबर 6 है वो आप देके आए हो, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूं अगले दिन, दैट इज द 3 दिसंबर 2020। इस दिन आपका छुट्टी है, इस दिन आपका और कोई काम नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अब एक चीज समझना, जो DTAA अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, जिन लोगों का ऑब्वियसली जो इलेक्टिव में इंटरनेशनल टैक्सेशन रहेगा तो उन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ रखा होगा, तो उनको ऑब्वियसली पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप अगले दिन चलोगे, अगले दिन सबसे स्टार्टिंग में ही आप ले लो पीजीबीपी एंड आईसीडीएस। अब एक बात समझना, पीजीबीपी और आईसीडीएस को आप अलग से नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। आप 2-3 सेक्शन है जिसको ढंग से पढ़ोगे तो आईसीडीएस का मोस्ट ऑफ पार्ट है वो वहां पे हो जाता है। कौन कौन सी सेक्शन पीजीबीपी में, एक तो आप 43CB करके जो सेक्शन है उसको ढंग से पढ़ोगे। आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारा होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, वहां पे आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करनी है। लेकिन अगर वो 90 डेज से ज्यादा नहीं है तो वहां पे आपको टोटल कंप्लीशन मेथड है वो आपको फॉलो करना है। तो 43CB पढ़ोगे। उसके बाद में सेक्शन 145A एंड 145B। 145A इज रिलेटेड टू द स्टॉक का वैल्यूएशन एंड ऑल। तो ये सब चीजें, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे पीजीबीपी के क्वेश्चन में, जो पीजीबीपी का बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे। तो ये 3 सेक्शंस है जिसको आपको ढंग से पढ़ के जाना है करके, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बेटा पीजीबीपी में आपको जो सेक्शंस पे ध्यान देना है, तो कहीं कहीं पे पीजीबीपी में अमेंडमेंट्स है, उस पे आपको ध्यान देना है। एक तो आपको सेक्शन जो 43CB है, सॉरी नॉट 43CB, दैट 43B, सेक्शन 43B पता है आपको, पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलता है, जैसे टैक्सेस ड्यूटी सेस का पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, लीव सैलरी एंड ऑल, रेलवे को कुछ पेमेंट किया तो वो सब चीजें। तो उसके साथ में आपको वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम, तो पहले तो क्या था, शेड्यूल बैंक था, पीएफआई था करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे शेड्यूल बैंक पीएफआई के साथ में यहाँ पे एनबीएफसी को भी जोड़ दिया है, एनबीएफसी को भी जोड़ दिया है। तो ये अमेंडमेंट है 43B का, तो वो आप एक बार ढंग से देखे जाओगे। उसके बाद में एक और चीज समझना, एक लेटेस्ट अमेंडमेंट था 48(3) एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर यू। आपको पता है 48(3) में आपको 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो तो डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज द रूल नंबर 6DD। और रूल नंबर 6DD में कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि भैया आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो, आरबीआई को पेमेंट करते हो, बैंक को पेमेंट करते हो, या किसान को पेमेंट करते हो, फार्मर एंड ऑल, फिशरमैन एंड ऑल, तो उसमें आपको कैश में अगर उससे ज्यादा पेमेंट करोगे तो भी चलेगा। उसमें एक एक्सेप्शन था, पता है क्या, पेमेंट इज मेड ऑन अ डे ऑन विच बैंक्स आर क्लोज, पेमेंट इज मेड ऑन अ डे ऑन विच बैंक्स आर क्लोज, तो वो अलाउ हो जाता था। लेकिन वो वाला पॉइंट हटा दिया, उस रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया, वो वाला पॉइंट हटा दिया। तो अब एक चीज समझना, जिस दिन अगर मान लो बैंक क्लोज है और उस दिन अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो भी डिसअलाउड होगा, अगर बैंक क्लोज है कैश में पेमेंट करोगे तो भी डिसअलाउड हो जाएगा। वो रूल में से वो वाला पॉइंट है वो हटा दिया है, तो वो एक चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद में एक सेक्शन जो प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन जब पढ़ोगे तो 44AE जो है, 44AE में आपको पता है हैवी व्हीकल जो 12 टन से ज्यादा वाला ग्रॉस व्हीकल वेट होता है, वो ग्रॉस व्हीकल वेट हैवी व्हीकल माना जाता है और उसमें ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है। उसके केस में आपको पर मंथ का इनकम कितना होता है, 1000 पर टन। अब एक चीज समझना, अगर कोई ट्रक है वो 17.5 टन
का है, तो 17.5 टन का है, तो उसके लिए इनकम कितना ले, 17,000 ले या 17,500 ले, आप उसको एक काम करना, ध्यान रखना, उसको राउंड ऑफ मतलब उसको आप जो पॉइंट के बाद वाला है वो भी लोगे, तो आप क्या करोगे, 17,500 है वो आप इनकम लोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 44 AE वाला तो करके, ठीक है। चलो उसके बाद में ये जैसे ही आपका पीजीबीपी वाला पार्ट हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम आप नहीं लोगे, अगर चाहिए तो आप रिवीजन लेक्चर से देख के और कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो आप दो चार देख सकते हो, एडजस्टमेंट क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो आप वो भी एक क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस वाला 35 AD वाला एक बार ढंग से देख के जाओगे। और एक चीज समझना, वो 35 AD में जो वो एक कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है ना कि 8 साल के अंदर अंदर कोई असेट दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर कर देते हैं, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आप ट्रांसफर कर देते तो वो कैसे बिजनेस का इनकम बनता है और उधर कैसे ब्लॉक में ऐड होता है, वो वाला कंसेप्ट है, वो आप एक बार थोड़ा ढंग से देख के जाना, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, हो सकता है एग्जामिनर उसको पकड़ ले। उसके बाद में जैसे ही आपका पीजीबीपी वाला पार्ट हो जाता है, उसके बाद में सेकंड में फटाफट आप एक काम करो कि फर्म वाला देख लो, जो फर्म वाला है पार्टनरशिप फर्म वाला, फटाफट रीड कर लो, एक आधा क्वेश्चन देख लो चलेगा। पार्टनरशिप फर्म के साथ में जैसे आपका फर्म हो जाता है, फर्म एलएलपी ऑब्वियसली साथ में ही है, एओपी बीओआई जो है, एओपी बीओआई तो आपका फटाफट हो जाएगा, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, वो आपको रिबेट वाला जो पार्ट है वो आप देख लो करके, ठीक है। उसके बाद में आप सीधा किस पे चलोगे, उसके बाद में आप चलोगे मैट पे, एएमटी पे, मैट, एएमटी और एसईजेड, ये तीनों टॉपिक है वो साथ में करोगे। मैट पहले कर लो, उसके बाद में आप मैट जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, तो मैट कंप्लीट करने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस देख लो, दो तीन क्वेश्चंस तो जो नॉर्मल बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन के वो देख लो, और फिर बेटा दो क्वेश्चन वो देख लो जिसमें आपको वो वाला दे रखा है, क्या बोलते हैं उसको, जो इंडियस कंप्लाइंट कंपनी वाला, तो इंडियस कंप्लाइंट कंपनी वाला है वो आप देखोगे और वो दो क्वेश्चन देखोगे, ऐसा करके आप मैट कंप्लीट करोगे। उसके बाद एएमटी और एसईजेड है, उनको आपको दोनों को साथ में कंप्लीट करना है। अब एक चीज समझना, एसईजेड में आपको पता है, एसईजेड में अपन ये पढ़ते हैं कि आपको बाहर से एक्सपोर्ट टर्नओवर्स इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ता है, वहां पे एक टाइम लिमिट होता था कि 6 महीने में रिपेट्रिएट करना पड़ता है, ऐसा सेक्शन 10A का टाइम था, 10AA में ऐसा कोई टाइम लिमिट दे नहीं रखा था, अब आरबीआई ने वो टाइम लिमिट को वगैरह चेंज कर दिया, तो वो 6 महीने का टाइम लिमिट जो दे रखा है उसको आप इग्नोर करोगे अगर 6 महीने के बाद में भी रिपेट्रिएट किया करके, ठीक है। मतलब जो टाइम परमिटेड बाय द आरबीआई, आप ऐसे याद रखो, टाइम परमिटेड बाय द आरबीआई उतने टाइम में आपने रिपेट्रिएट कर दिया, तो उस वाले को आप कंसिडर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में मैट, एएमटी, एसईजेड जैसे ही आपका हो जाता है, उसके बाद में सीधा चले जाओ ट्रस्ट पे। ट्रस्ट मतलब चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, ट्रस्ट और उसके साथ में सेक्शन 115 टीडी दैट इज कॉल्ड एक्रिएटेड इनकम। और मैं बता दूं, अब हर बार एक्रिएटेड इनकम का क्वेश्चन आ रहा है, आप जितनी भी बार देखोगे तो हर बार एग्जामिनर है वो एक्रिएटेड इनकम से क्वेश्चंस आपको पुट कर रहा है, तो एक्रिएटेड इनकम का ध्यान से पढ़ना है और वहां पे कैसे वो एक्रिएटेड इनकम निकालते हैं और उस पर आपको सर्च वो क्या बोलते हैं टैक्स कैसे निकालना है, वहां पे ध्यान रखना। एमएमआर जो है वो एमएमआर निकालते टाइम आपको जो सरचार्ज लेना है वो 12% लेना है, 30% प्लस 12% प्लस 4% है वो आपको लेना है, और बाकी हर जगह एमएमआर कितना है, 30% प्लस 37% प्लस 4% है वो एमएमआर, बाकी सब जगह रहेगा, बिजनेस ट्रस्ट एंड ऑल हर जगह, लेकिन एक्रिएटेड इनकम में आपका एमएमआर है वो 34 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो आप ट्रस्ट के दो तीन क्वेश्चन कर लो, फटाफट एक बार रीड कर लो और उसके दो तीन क्वेश्चन कर लो, और एक्रिएटेड इनकम वाला पार्ट है उसको रीड करके एक दो क्वेश्चन है वो आप उससे कर लो। उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको पढ़ना है बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट आपका जो रिट और आईएनवीआईटी, बिजनेस ट्रस्ट पढ़ने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ोगे, और इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ने के बाद आपको सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है वो पढ़ना है। अब एक चीज समझना, मुझे इस बार लगता है कि क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट फंड से बैठ सकता है करके, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फंड को थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि वो लॉस जो है वो लॉस अब मिलने लग गए, किसको, जो यूनिट होल्डर को लॉस मिलने लगे है बिजनेस को छोड़ के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सेट ऑफ करने के बाद जो लॉसेस बचेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड ही करेगा, जो सेट ऑफ होगा वो इन्वेस्टमेंट फंड ही करेगा, उसके बाद कोई लॉस है बिजनेस लॉस को छोड़ के तो वो यूनिट होल्डर में लॉसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो वाला पार्ट है आप ढंग से एक बार देख के जाओगे। ये करने के बाद अगर आपको थोड़ा टाइम मिल जाए तो आप एक काम करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लेना करके, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एमसीक्यू में 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 पेज का है और उसको पढ़ने के बाद सीधा मिसलेनियस टॉपिक में क्वेश्चन दे रखा है। ये जो बिजनेस फंड है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, इसका भी क्वेश्चन मिसलेनियस में दे रखा है। तो आप कंपाइलर के लास्ट में जाओगे, इन द लास्ट पेजेस, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन दे रखा है, वहां से आप उसको कर लोगे। उसके बाद आप 7वें नंबर पे जो जाओगे उस दिन, तो उसके बाद में आप एक काम करो कि डिडक्शन को फटाफट एक बार देख लो। और डिडक्शन जो है वो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है,
ये अंडर चैप्टर 6A के डिडक्शन में आपको कौन कौन से डिडक्शन देख के जाना है जहां जहां पे अमेंडमेंट है। और कुछ डिडक्शन ऐसे रहते हैं जो नॉर्मली आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़ा क्वेश्चन रहता है उसमें आ जाते हैं, या फिर आप देखोगे कि लाइक जो DTAA का क्वेश्चन आता है उसमें डिडक्शन आते हैं। तो वो डिडक्शन कौन कौन से आते हैं नॉर्मली, तो आप ध्यान रखना। एक तो 80C को एक बार देख लो करके, ठीक है, ऊपर ऊपर से करके, ठीक है। और 80C के बाद में 80D को आप देख लो, वो लिमिट 80D वाला जो लिमिट है 25,000 पेरेंट्स के लिए अलग से, सीनियर सिटीजन है तो वो 50 हो जाएगा, एंड ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वो आप देख लो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मैक्सिमम 5,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और वो आपका SSC का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का और पेरेंट्स का सबका मिला के मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। मैंने इसका रिवीजन लेक्चर इंटरमीडिएट वालों के लिए डाला हुआ है, तो आपको चाहिए तो वो उससे रेफर कर सकते हो, तो जिससे कि आपका फटाफट डिडक्शन वाला पार्ट भी हो सकता है। 80C 80D और उसके बाद में आपको जो देखना है दैट इज द 80DD, क्या बोलते हैं 80DD, तुम्हारा 80DDB करके, ठीक है, 80DDB और 80 जो DDB है करके, ठीक है, 80DDB दैट इज द लाइक 80DDB इज रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड डिजीज हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसके लिए जो खर्चा है। उसके बाद में एक बात समझना, 80C के बाद में आपको एक बार 80CCD भी करना चाहिए, 80CCD1, 80CCD2 और 80CCD1B। ये जो पार्ट है ये करके जाना, हो सकता है कभी इस पे टेस्टिंग आपकी हो सकती है। तो 80CCD1, 2 और 1B है, वो आपको देख के जाना है। अब एक बात समझना, 80CCD इज रिलेटेड टू द अटल पेंशन योजना या न्यू पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं। अब एक चीज समझना, न्यू पेंशन स्कीम में आप अगर पैसा डालते हो, तो न्यू पेंशन स्कीम में आप पैसा डालते हो जो उसमें 2 टायर होते हैं, दैट इज द टायर 1 और टायर 2 करके, ठीक है। अब एक बात समझना, टायर 1 में डालते हो तो उसका 80CCD में डिडक्शन मिलता है, और टायर 2 में डालते हो तो उसके लिए 80C में डिडक्शन मिलता है। तो 80C में आप देखोगे तो वहां पे टायर 2 के लिए भी डिडक्शन है, वो आप 80C में ले सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड एम्प्लॉय है वो ले सकते हैं, लिमिटेड पर्सन, वो आप एक बार देखोगे 80C में तो आपको समझ जाएगा। अब एक चीज समझना, ये होने के बाद डिडक्शन में आपको और देखना है 80JJAA, क्योंकि 80JJAA वहां पे आपको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में 80EEA करके और 80EEB, ये जो पार्ट है, ये सेक्शंस है, वो आपको देख के जानी है। और ये देखने के बाद में डिडक्शन जैसे ही आपका हो जाता है, फिर ये शाम का टाइम आप मोस्टली आपके पास हो गया होगा, और शाम को थोड़ा ऐसे लाइट खाना है DT के पेपर में, क्योंकि आपको पढ़ना है उस दिन अच्छे से। तो अब आपको एक काम करना, उसके बाद आप लोगे असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील्स, असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील्स, और उसके बाद में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन है, वो आपको देखना है। असेसमेंट प्रोसीजर में क्या पढ़ना है, तो असेसमेंट प्रोसीजर में ऑब्वियसली आप सब चीजें हैं, वो सेक्शंस है, वो आप एक बार रीड करोगे। लेकिन ध्यान रखना, जो जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, अमेंडमेंट नॉर्मली 139 में, एक तो 139(1) में वो दे रखा है कि अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड ऑल। तो वो वाला पार्ट एक बार देख के जाना, क्योंकि MCQ में आपको टेस्ट कर सकते हैं। अपील्स में आपको एक चीज है जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है कि ITET के पास में जो स्टे ऑफ डिमांड है उसको एक्सटेंड करने का टाइम रहता है, नहीं वो 180 डेज और 365 डेज वाला, वो आप पार्ट ध्यान रखोगे। और इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में आपको रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट, कि इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन का जो ऑर्डर है उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, वो एक 6 मंथ का टाइम लिमिट है, वो 6 मंथ का टाइम लिमिट है, आप ढंग से देख के जाओगे इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में। तो ये आपके शाम के टाइम पे आपको प्रोसीजरल पार्ट है, वो प्रोसीजरल पार्ट पढ़ना है। उसके बाद में उसी दिन आप क्या करोगे, रात को ट्रांसफर प्राइसिंग करोगे। तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपको उसी दिन करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग में आप क्या क्या ढंग से पढ़ोगे, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसफर प्राइसिंग में एक तो तुम्हारा 92 CE जो है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एडजस्टमेंट, उससे क्वेश्चन आने वाला है। जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट है उससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और सेकेंडरी एडजस्टमेंट में भी आपको पता है, जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना, अगर आप एक टाइम पे एक बार एक टैक्स भर देते हो करके, ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है कि अगर मान लो वो इंटरेस्ट जोड़ते जाते हैं हर साल, वो इंटरेस्ट नहीं जोड़ेगा, अगर आप वन टाइम में एक बार पेमेंट कर देते हो तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो वो चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, 92 CE। उसके बाद में आपको 94B जो है वो इंटरेस्ट 30% ऑफ EBITDA, वो आप पढ़ के जाओगे। और उसके साथ में जो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट है, अप्पा जो है, वो अप्पा को साथ में पढ़ोगे। और उसके साथ में ध्यान रखना, जो ट्रांसफर प्राइसिंग की जो पेनल्टीज है, वो पेनल्टीज आप वहीं पे साथ साथ में देख लो करके, ठीक है, कि अगर मान लो आपने कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट नहीं बनाया, मींस डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया, तो कितना पेनल्टी लगेगा, ठीक है, या डॉक्यूमेंटेशन फर्निश नहीं किया तो कितना पेनल्टी लगेगा। तो वो वाला जो पेनल्टी वाला पार्ट है वो आप यहीं पे पढ़ोगे। और उसके साथ साथ में आप जब वहां पे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, CBC में जो पेनल्टी दे रखी है, वो पेनल्टी भी आप ढंग से पढ़ के जाओगे। तो पेनल्टी वाला पार्ट यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ में कर लोगे। अब जैसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाता है, 10वें नंबर पे आप जो टॉपिक लोगे वो टॉपिक आप बेटर रहेगा, ये ले लो 269 करके, ठीक है, 269 आपका SS वाला
टी वाला और एसटी वाला, ठीक है, और एसयू वाला, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शंस आप फटाफट एक बार रीड कर लो, ठीक है। और रीड करने के बाद में इसकी जो पेनल्टी रहती है वो 100% वगैरह वो याद करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप सीधा पेनल्टी टॉपिक पे जाओगे और पेनल्टी में आपको दो पेनल्टी याद रखनी है। एक तो 270A के सीधे क्वेश्चंस कर सकते हो, 270A अगर आप नहीं पढ़ोगे और सीधे क्वेश्चंस कर लेते हो तो भी चलेगा। और उसके साथ में आप ध्यान रखना, एसएफटी अगर आप लेट फाइल करते हो तो आपको वो 500-1000 की पेनल्टी लगती है। एसएफटी अगर आपने लेट फाइल किया, 31 मई का डेट रहता है, उसके बाद फाइल करते हो तो 500-1000 की जो पेनल्टी रहती है वो एसएफटी वाली पेनल्टी है, वो भी आप यहां पे कर लोगे। जो एसएफटी वाली पेनल्टी है वो भी आप यहां पे करोगे। तो ये आपका उस दिन का नॉर्मली टारगेट रहेगा, इतना आपको करना। अब उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो टनेज टैक्स वाला पेज है वो आप देख सकते हो करके, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको टाइम बचता है, यहां पे एक और चीज करना कि आप अगर मान लो टाइम बच जाता है तो आपको गार के क्वेश्चंस करने हैं, जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है उसके सीधे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप करके चले जाओ। बिकॉज आप टॉपिक पढ़ने का आपके पास अब टाइम रहेगा नहीं, तो आप सीधे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या रहता है, क्वेश्चंस है वो आप देख के जा सकते हो। अब अपन चलते हैं सीधे उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम वाले दिन आप क्या करोगे, एग्जाम्स वाले दिन सबसे पहले उठते ही आप एक काम करो, वो वाली सेक्शंस पढ़ लो जो स्पेशल रेट्स में अमेंडमेंट वाली सेक्शन है। कौन कौन सी, एक तो सेक्शन 115BAA जो 22% वाला जो है, और उसके बाद में 115BAB, ये दोनों सेक्शन जो 15% वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आइदर इन द एमसीक्यू और बड़े क्वेश्चंस में कहीं पे ये लोग डाल सकते हैं। 115BAA एंड 115BAB ये दोनों सेक्शंस आप ढंग से पढ़ोगे। और मैं बता दूं 115BAB से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पुट किया है आपके उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके देखोगे तो वहां पे मैंने क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, जिससे आपको पता चलेगा कि बीएबी लगता है तो कौन सी इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगता है, अगर कोई इनकम है तो उस पे कौन सी रेट से टैक्स लगता है। अब एक चीज समझना, जब 115 बीएबी लोगे तो आपकी जो अदर इनकम है जैसे हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की वगैरह, उस पर टैक्स है वो 22% से लगेगा, लेकिन उसके सामने कोई खर्चे या अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में जो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा, आज इट इज आपका इनकम है वो 22% से टैक्सेबल होगा, प्लस लाइक 10% प्लस 4% वो 25 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो वो आप एक बार देख लेना, वो क्वेश्चन को भी देख लेना, बेटर रहेगा। उसके बाद में आप चलोगे किस पे पता है, सीधा केस लॉ पे चलो, केस लॉज। अब आपको केस लॉज में ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज केस लॉ का वेटेज अब इतना नहीं रहता। पहले क्या था, डेडिकेटेड वेटेज रहता था 16 मार्क्स का, अब ऐसा नहीं रहता, 4-5 मार्क कभी केस लॉ से रिलेटेड आपको चीजें आ सकती है। तो केस लॉज में आपको क्या करना है, सीधा मेरी वेबसाइट पे जाओगे और वेबसाइट पे आप वन लाइनर मिलेगा आपको, और वो वन लाइनर जो है, वन लाइनर का पार्ट ए, वन लाइनर पार्ट ए में जो केस लॉस दे रखे हैं अप्रोक्स 34-35 केस लॉस दे रखे हैं, वो केस लॉस आप एक बार देख लो। और उसके साथ में जो न्यू केस लॉस है, न्यू केस लॉस भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे जो मई नवंबर 2020 के लिए है। तो वो न्यू केस लॉस और आपका वन लाइनर है वो आप देख लोगे करके, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे पता है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आप उसी दिन, मैं कौन से दिन की बात कर रहा हूं, जिस दिन आप एग्जाम देने जाने वाले हो, डीटी का पेपर है उस दिन। उसके बाद में आप आरटीपी एमटीपी एक बार देख के जाओगे, आरटीपी एमटीपी। अब एक चीज समझना, आरटीपी पिछला वाला भी देखना, मई वाला भी और नवंबर वाला भी, और एमटीपी भी मई वाला भी और नवंबर वाला भी। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी तुम्हारा मई में आरटीपी एमटीपी था उससे क्वेश्चंस इस बार एज इट इज कहीं कहीं पे आपको मिल सकते हैं। तो जो मई वाला आरटीपी एमटीपी था वो भी देखना है, और ये नवंबर वाला आरटीपी एमटीपी है वो भी देखना है। और जैसे ये देख लेते हो उसके बाद में आप है ना कुछ अमेंडमेंट देख लेना, जो कि जैसे सैलरी में आपको मैं बताऊं, सैलरी में आपको पता है वो 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था सेक्शन 16 वाला, वो 50,000 हो चुका है। एज वेल एज अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी में एक अमेंडमेंट ये हुआ है कि अब आप 2 एसओपी का बेनिफिट ले सकते हो। यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ द 2 एसओपी, 2 एसओपी का बेनिफिट ले सकते हो। 2 एसओपी पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो जो लिमिट होती है ना इंटरेस्ट डिडक्शन की 2 लाख और 30,000, वो लिमिट 2 एसओपी का मिला के, वो जो लिमिट है, ऐसा नहीं कि 2 एसओपी का बेनिफिट ले रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का तो दैट लिमिट विल बी 4 लाख, नॉट लाइक दैट। दैट लिमिट इज अ 2 लाख फॉर द बोथ द एसओपीज। दोनों एसओपी का मिला के 2 लाख का आपका लिमिट है, वो लिमिट यहां पे रहेगा। तो वो आप एक चीज वहां पे देख लेना करके, ठीक है। उसके बाद में एक चीज समझना, आप लोग जो क्लबिंग टॉपिक है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इसके क्वेश्चन देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-1 मिनट लगेगा। आप क्वेश्चंस को घुमा लो और इसके सीधे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस जाके आप देखोगे किसके, क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, अब आपको लेना है यहां पे एनआर टैक्सेशन, एनआर टैक्सेशन। अब आपको यहां पे लेना है एनआर टैक्सेशन। आप बोलोगे इतना लेट हम एनआर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनआर में अल्टीमेटली आपको रेट याद रखनी है।
एनआर में आपको रेट याद रखनी है, जैसे 115A की मैं बात करूंगा तो 115A में आपको याद रखनी है कि रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे आपका जो है वो 10% है, कहीं पे इंटरेस्ट पे 5% एंड ऑल, तो वहां पे आपको रेट्स याद रखनी है। इसके लिए मैं क्या बता रहा हूं, एनआर टैक्सेशन में यहां लेटर पार्ट पे ले रहा हूं। अब एनआर टैक्सेशन जब आप करते हो तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, सबसे पहले तो आप पोयम वाला कंसेप्ट, पोयम में जो एबीओई टेस्ट फुलफिल कब होता है कब नहीं होता, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है, और एबीओई टेस्ट का वाला पार्ट, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो मिल सकता है, 7-8 मार्क का क्वेश्चन वहां से पोयम से बन सकता है। दूसरा, अगर मैं पोयम के बाद में बात करूं करके, ठीक है, तो सेक्शन 9 में एक बार वो रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और इंटरेस्ट वाला पार्ट देख लेना। सेक्शन 9 में जो रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसको देखोगे। उसके बाद में सीधा आप चले जाओगे एनआरआई टैक्सेशन पे, जो एनआरआई पे इन्वेस्टमेंट की इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो 10% वगैरह, वो सब चीजें हैं वो आप एक बार देख लोगे। और एनआरआई के बाद में सीधा आप आ जाओगे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स पे। अब स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स पे जाते टाइम आप देख के चले जाओगे स्पेशल रेट्स, क्योंकि स्पेशल रेट्स में से इसे ये कभी कभी क्वेश्चन है अच्छे खासे पूछते हैं। एक बार 6-7-8 मार्क का क्वेश्चन भी उन्होंने स्पेशल रेट से पूछा हुआ है एफआईआई को लेके। तो स्पेशल रेट्स में एक तो सेक्शन 115A वाला है वो आप याद रखोगे, उसके साथ में 115AD जो है वो आप याद रखोगे, और 115AC जो है ये आप याद रखोगे। एडी मतलब वो एफआईआई वाला। तो ये जो स्पेशल रेट्स है वो आप याद रखोगे। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारा कैश क्रेडिट वाला जो सेक्शन 69 वाली इनकम होती है उस पे टैक्स रेट 60% लगता है, ध्यान रखना, और उस पे सरचार्ज जो लगेगा वो 25% लगेगा। तो 60 + 25% कम्स टू द 75%, और उसमें 4% आप ऐड करोगे तो इट्स कम्स टू द 78% की रेट से टैक्स लगता है करके, ठीक है। तो वो आप स्पेशल रेट्स में एक वो वाली रेट भी याद रखोगे। तो ये वाला पार्ट है वो आप यहां करके जाओगे। और उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, 7वें नंबर पे आप इक्वलाइजेशन लेवी है वो देख लेना, और इक्वलाइजेशन लेवी है वो लास्ट में आप देख के जाओगे। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक कौन सा, एक तो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको टैक्स ट्रीटी वाला, एक तुम्हारा बेप्स वाला, और तीसरा तुम्हारा मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला। वो 3 टॉपिक सिर्फ न्यू सिलेबस वालों के लिए है, ओल्ड वालों के लिए नहीं है। आपके पास टाइम बचता है तो जो भी तुम्हारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा है वो रिमेनिंग पार्ट आप करके जाओगे। तो ये नॉर्मली आप लोगों का प्लानिंग रहना चाहिए, इस हिसाब से आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा कवर करने का। अब एक चीज समझना, इसमें जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने के बाद पूरे सब क्वेश्चन कर बैठ जाओ उस टॉपिक के। जैसे पीजीबीपी लेके बैठे 3 दिन तक कंप्लीट नहीं होता, ये आपको भी पता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन, बट एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन है वो आप देख के जाओ, जिससे आपको आइडिया रहेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन बैठेगा तो आपको। और मैं बता दूं एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, ये डीटी का पेपर है करके, और डीटी के पेपर में ये रिकॉर्ड रहा है आज तक कि हमेशा क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, आप लोग जब भी आप एग्जाम देने जाओगे पहले 15 मिनट क्या करना चाहिए हमको, एमसीक्यू कर ले, एमसीक्यू पढ़ ले, ये पढ़ ले, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको जो बेटर लगता है, आपने 2-3, अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो साथ में तो आप ऑलरेडी 6 पेपर दे चुके हो, और अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो भी आप 2 पेपर दे चुके हो। तो जो आपको बेटर लगता है उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम जब आप देने जाते हो ना, तो एग्जाम देते टाइम आपका कॉन्फिडेंस कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि अगर पेपर में पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट, और ये एग्जामिनर का बहुत बार ऐसी लाइक ट्रिक रहती है, वो क्या करता है पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल देगा, तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद अपने होश खराब हो जाते हैं करके, बोला ये क्या हुआ, ये तो पढ़ा ही नहीं था करके। ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल इन द सीए एग्जाम। तो आपको बड़ा पहले तो अपना दिमाग है ना वो कूल रखना है, यहाँ पे एकदम आइस पैक लगा के जाने का, कूल रखने का, एकदम मस्त गाना गाते रहने का और कुछ भी गुनगुनाते रहने का, जिससे आप एकदम कूल रह सकते हो। बिकॉज वो 3 घंटे रहते हैं, अल्टीमेटली आपने कितनी पढ़ाई की है 12 महीने में लास्ट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 3 घंटे में आपने क्या उखाड़ा है, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग, और वो सबसे ज्यादा जरूरी रहने वाला है आपकी लाइफ के लिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्जाम दो और रिजल्ट अच्छे रहने वाले हैं। और एक चीज बता दूं, जब भी कोई एग्जाम कभी खराब जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे फर्स्ट ग्रुप में बोलते हैं एसएफएम का डिफिकल्ट था इन द न्यू सिलेबस, तो वो सबके लिए खराब होता है। इट्स नॉट ओनली फॉर द वन स्टूडेंट, इट्स फॉर द होल इंडिया, सबके लिए खराब है करके, ठीक है। तो वहां बहुत बार मार्किंग अच्छी रहती है, स्टेप मार्किंग भी मिलती है, बोनस मार्किंग भी मिलती है। और जब पेपर इजी है तो वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि वहां चेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो करके, ठीक है। तो वो सब चीजें हो रहती है। आपका काम क्या है, कृष्ण ने बोला था आपका काम है कर्म करना, बस आप अपना कर्म करो। कर्म में कहीं भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अपन ने कम किया है करके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और आप अच्छे से एग्जाम दो, और आप लोगों को फटाफट सीए बनते हुए देखते हैं, और सीए बनते हुए हम मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू।